सभी को नमस्कार। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमए परिवेश के भूआकृतिक विज्ञान। भूआकृतिक विज्ञान के अंदर यानी फर्स्ट चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर भूआकृतिक विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा और विषय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, भूआकृतिक जो विज्ञान है यह बेसिकली भौतिक भूगोल की एक शाखा है। तो हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि भूआकृतिक विज्ञान की जननी है भौतिक भूगोल, जिसमें पृथ्वी की जो सतल रूप है, विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो भूआकृतिक भूगोल भौतिक भूगोल के अंदर कई यानी 4 शाखाएं हैं प्रमुख रूप से, जिसमें हम स्थलमंडल का अध्ययन करेंगे, वो हो जाएगा हमारा भूआकृतिक विज्ञान। सागर तथा महासागरों का जिस विज्ञान के अंदर अध्ययन करेंगे वो सागर विज्ञान या जलमंडल जिसको हम कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं, जिसमें जलवायु, आर्द्रता है, तापमान है, वर्षा है, जिसका हम अध्ययन करेंगे वो हो गया जलवायु विज्ञान। तथा इन तीनों का समेकित अध्ययन हम करेंगे जैव मंडल, जिसको हम कहते हैं जैव विज्ञान के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार भूआकृतिक विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है, जिसके अंदर यानी पृथ्वी के भूआकृतिक स्वरूपों का अध्ययन है बेसिकली किया जाता है। तो भूआकृतिक विज्ञान है वो एक संजीव तथा व्यापक विषय है। क्या भूआकृतिक विज्ञान एक काफी विस्तृत, क्योंकि पृथ्वी के अंदर यदि हम देखें उसका पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं संपूर्ण ग्लोब का, तो इसका क्षेत्रफल है 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो इतने बड़े क्षेत्रफल पर, और इसके अंदर भी यानी महाद्वीप है, महासागर है, पर्वत है, पठार है, भ्रंश है, घाटियां हैं, इनका यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका निर्माण कौन कौन से युगों में हुआ, तो इनका व्यापक जो अध्ययन करेंगे वो बेसिकली भूआकृतिक विज्ञान है। और पृथ्वी की आंतरिक भाग के अंदर जिस विज्ञान करते हैं भूगर्भ विज्ञान है, लेकिन चूंकि भूआकृतिक विज्ञान की बाह्य उच्चावच है और बाह्य उच्चावचों को पृथ्वी के अंतर्जात बल भी प्रभावित करते हैं, तो उनका अध्ययन भी हम बेसिकली करेंगे, जिसका हम विषय क्षेत्र के अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भूआकृतिक विज्ञान को यानी ग्रीक भाषा के जो मॉर्फोलॉजी, तो भूआकृतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के जियोमॉर्फोलॉजी से मुख्य रूप से मिलकर बना है, जिसमें जियो का मतलब है पृथ्वी, मॉर्फो का अर्थ है रूप या स्वरूप, और तीसरा आ गया लॉजी, और लॉजी का मतलब है अध्ययन। तो इस प्रकार भूआकृतिक विज्ञान का हो गया पृथ्वी के रूप या स्वरूप का अध्ययन ही भूआकृतिक विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार भूआकृतिक विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है, जिसके अंदर यानी यह जो भूआकृतिक विज्ञान है शब्द ग्रीक भाषा की जियोमॉर्फोलॉजी से मिलकर बना है। जियो का मतलब है पृथ्वी, मॉर्फो का मतलब है रूप या स्वरूप, और लॉजी का मतलब है अध्ययन। तो इस प्रकार यदि इसका सामान्य अर्थ हम देखना चाहें तो इस हिसाब से जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से तो भूआकृतिक विज्ञान सथल रूपों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सथल रूपों का
अध्ययन है क्या? भू-आकृतिक विज्ञान। तो ये एक संक्षिप्त अर्थ निकल के आता है, यानी भू-आकृतिक विज्ञान का जो यानी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के जियोमॉर्फोलॉजी से। तो जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के स्वरूप का अध्ययन, और इस हिसाब से इसका भू-आकृतिक विज्ञान का अर्थ निकाले तो भू-आकृतिक विज्ञान सतल रूपों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा निकल के आती है। उसके बाद शतरूप कौन से जो दिखाई देते हैं वो, या यानी मुख्य रूप से हम देखें पृथ्वी के लगभग 29.2% भाग पर क्या है? स्थल मंडल है, और 70.8% भाग पर क्या है? यानी जलमंडल है। ये बात कौन कहता है? भूगोलवेत्ता क्रूमेर क्या कहता है कि पृथ्वी के 29.2% भाग पर स्थलमंडल और 70.8% भाग पर जलमंडल है। इसी प्रकार हम देखें ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया, तो ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया क्या कहती है कि पृथ्वी के 29% भाग पर तो स्थलमंडल और 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो न केवल पृथ्वी के सतरूपों के जो दिखाई देने वाले उच्चावच उनका, बल्कि जो नए दिखाई देने वाले उच्चावच उनका भी अध्ययन करते हैं। तो धीरे धीरे भू-आकृतिक विज्ञान का अर्थ है वो यानी विस्तृत होता गया कि भू-आकृतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सतल रूपों के विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी यानी सामान्य थोड़ा सा जैसे जैसे इसका भू-आकृतिक विज्ञान का विकास होता गया वैसे वैसे भू-आकृतिक विज्ञान के अर्थ में उनकी परिभाषा में यानी मजबूती आ गई। तो भू-आकृतिक विज्ञान आगे क्या हुआ कि भू-आकृतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंदर यानी सतल रूपों के विभिन्न उच्चावच से तात्पर्य पर्वत आ गया, पठार आ गया, मैदान आ गया, भ्रंश आ गई, घाटियां आ गई। तो ये अर्थ मुख्य रूप से आ गया कि भू-आकृतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सतरूपों के विभिन्न उच्चावचों का व्याख्यात्मक जो अध्ययन किया जाता है वो भू-आकृतिक विज्ञान है। जैसे मैप में दे सकते हैं कि ये हमारे विभिन्न यानी 8 महाद्वीप हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और इधर एशिया, और इधर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, जेलैंडिया और अंटार्कटिका। तो ये जो महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, भ्रंश हो, घाट हो, इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषा आगे एक भूगोलवेत्ता परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा के अंदर देखना चाहें तो एक परिभाषा प्रमुख रूप से निकल के आती है वार्षेस्तर के अनुसार। किसके अनुसार? वार्षेस्तर के अनुसार। तो वार्षेस्तर महोदय क्या कहते हैं कि भू-आकृतिक विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक अध्ययन है। क्या कह दिया कि भू-आकृति विज्ञान उच्चावचों का व्याख्यात्मक अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दे दी? वार्षेस्तर ने, कि भू-आकृतिक विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का यानी भू-आकृतिक विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक अध्ययन है। ये परिभाषा कर दी वार्षेस्तर ने। तो भू-आकृतिक विज्ञान के अंदर व्याख्यात्मक से तात्पर्य यानी उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो यानी उच्चावच हैं, चाहे वो पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटियां, इनका उत्पत्ति कैसे हुई, इनका निर्माण में कौन कौन से बल लगे, और यानी कौन से उच्चावच यानी पठार किसे पर्वत किसे, इनका व्याख्यात्मक जो अध्ययन है वो भू-आकृतिक विज्ञान की परिभाषा
के रूप में निकल के आई वार्शिष्ठ ने। तो पहले तो परिभाषा क्या आई कि भूआकृतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें शतरूपों के विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन है। इसके बाद वार्शिष्ठ ने क्या कह दिया कि भूआकृतिक विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक जो अध्ययन है बेसिकली वो भूआकृतिक विज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा निकल के आई थॉर्नबरी के अनुसार। थॉर्नबरी महोदय क्या कहते हैं कि भूआकृतिक विज्ञान सतल रूपों का वह विज्ञान है कि भूआकृतिक विज्ञान सतल रूपों का क्या है विज्ञान है। सतल रूपों का विज्ञान है। क्या कह दिया कि भूआकृतिक विज्ञान शतरूपों का विज्ञान है। लेकिन आगे बात क्या कह दी, परंतु इसमें अंतःसागरीय रूपों को सम्मिलित किया जाता है। यानी इसने एक बात जोड़ दी, अंतःसागरीय रूपों को सम्मिलित किया जाता है। क्या कह दिया थॉर्नबरी ने कि भूआकृतिक विज्ञान शतरूपों का विज्ञान है परंतु इसमें अंतःसागरीय रूपों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी, तो पहले तो बात हो रही थी जो दिखाई देने वाले स्थलखंड हैं, जो 29% भूखंड है उसका ही बात दिखा, क्योंकि वही दिखाई देंगे। सागर है उनमें जो उच्चावच है वो दिखाई नहीं देंगे। तो आगे वार्शिष्ठ को यानी से आगे निकलकर थॉर्नबरी ने क्या कह दिया कि जो 29% भाग पर तो जो पर्वत, पठार, मैदान और वंश घाटियां हैं ये, इसके अलावा यानी महासागरों में पाए जाने वाले उच्चावच है। महाद्वीपीय मगन तट है, मगन ढाल है, गहरे महासागरीय मैदान है और इसमें पाए जाने वाले जो गर्त है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो द्वीप है, इस पर पाए जाने वाले जो कटक्स है, इन सभी का व्याख्यात्मक जो अध्ययन है या इसको भी यानी मुख्य रूप से इसमें शामिल कर लिया किसने, थॉर्नबरी महोदय ने। तो थॉर्नबरी महोदय को यानी और ज्यादा भूआकृतिक विज्ञान को परिभाषित कर दिया कि भूआकृतिक विज्ञान सतल रूपों का वह विज्ञान है परंतु इसमें अंतःसागरीय रूपों को सम्मिलित किया जाता है। उन्होंने यानी इन महाद्वीपों के साथ ये जो महासागर हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो या सीमांत सागर है, इन सभी को शामिल कर लिया किसने, थॉर्नबरी महोदय ने। वे न केवल स्थलमंडल के उच्चावचों बल्कि अंतःसागरीय उच्चावचों को भी मुख्य रूप से क्या है यानी इसके अंदर शामिल कर लिया थॉर्नबरी महोदय ने। इसके बाद यदि हम एक और परिभाषा को भी डिस्कस कर देते हैं स्टोलर के अनुसार। स्टोलर महोदय ने यानी भूआकृतिक विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि भूआकृतिक विज्ञान क्या कि भूआकृतिक विज्ञान सभी प्रकार के शतरूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित क्रमबद्ध विकास की यानी व्याख्या करता है। क्या करता है, क्या बता दिया यानी स्टोलर ने कि भूआकृतिक विज्ञान सभी प्रकार के जो शतरूपों की जो उत्पत्ति यानी जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका जो व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध विकास की जो व्याख्या करता है और तथा उनके साथ व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या होने के साथ साथ उन्होंने बताया कि ये भौतिक भूगोल का एक अंग भी है। थॉर्नबरी यानी स्टोलर ने और ज्यादा इसको विस्तारित कर दिया। यानी इससे पहले वार्शिष्ठ ने तो सीधा ऐसा ही कहा कि भूआकृतिक विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक अध्ययन है। थॉर्नबरी ने इसमें जोड़ दिया कि भूआकृतिक विज्ञान शतरूपों के विज्ञान के साथ साथ अंतःसागरीय रूपों को भी इसने सम्मिलित कर लिया।
इसके बाद स्टोलर ने भूआकृतिक विज्ञान को और ज्यादा परिभाषित कर दिया। उन्होंने क्या कह दिया कि भूआकृतिक विज्ञान सभी प्रकार के जो शत्रुरूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है। ये कह दिया किसने? स्टोलर महोदय ने। तो इस प्रकार यानी हमने सामान्य अर्थ दे लिया, इसकी परिभाषाएं देख ली, इसके बाद हम देखेंगे इसका विषय क्षेत्र क्या है। ये भूआकृतिक विज्ञान में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो भूआकृतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो भूआकृतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र, चूंकि जैसे जैसे भूआकृतिक विज्ञान का विस्तार होता गया वैसे वैसे भूआकृतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र के अंदर वृद्धि होती गई। तो विषय क्षेत्र पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। विषय क्षेत्र किसका? भूआकृतिक विज्ञान का। तो भूआकृतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंदर देखें तो इसके अंदर यानी एक तो भूआकृतिक विज्ञान के अंदर जो विभिन्न प्रकार के ऊंचाउच पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाउचों का आयाम यानी उनका विस्तार कैसा है, उनका माप, क्षेत्रफल उनका मुख्य रूप से कितना पाया जाता है। इसके अलावा देखें शत्रुरूपों को निर्मित करने वाले जो भूआकृतिक प्रक्रम है, यानी जो पर्वत है, पठार है, मैदान है या ब्रंश है या घाटियां, इनका निर्माण में कौन कौन से बल लगे, कितना समय लगा। इसके अलावा भूआकृतिक अध्ययन के जो उपागम है उनके आधार पर यदि हम इसका भूआकृतिक विज्ञान का जो विस्तार, उनका आकार तथा उनके ऊंचाइयों को हम 3 वृहद श्रेणियों में विभाजित करेंगे। कितने? 3 वर्गों में इसका यानी विषय क्षेत्र का विभाजन करेंगे, क्योंकि यानी ये चीजें आ जाएगी भूआकृतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंदर। तो विषय क्षेत्र के अंदर यानी उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, यानी उत्पत्ति में कौन कौन से बल लगे, इसके अलावा उनका माप और विस्तार कितना पाया जाता है, और उस भूआकृतिक विज्ञान के जो उपागम जैसे जो कारक है, उन कारकों के आधार पर जो भूआकृतिक विज्ञान का जो विस्तार, उनका आकार के आधार पर इन ऊंचाइयों को 3 श्रेणियों में हम बांट करेंगे। तो एक को हम लिखेंगे प्रथम श्रेणी के ऊंचावच, प्रथम श्रेणी के ऊंचावच। दूसरा हम लिखेंगे द्वितीय श्रेणी के, शॉर्ट में लिख रहा हूं द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच। तीसरा आ जाएगा तृतीय श्रेणी के ऊंचावच। तो प्रथम श्रेणी के जो ऊंचावच है उसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो उसके अंदर सर्वप्रथम जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति के समय यानी जब पैंजिया था और पैंजिया का जो विघटन हुआ, और विघटन होने के बाद जो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड बने, और गोंडवानालैंड और अंगारालैंड के विभाजन के बाद जो महाद्वीप और महासागर बने, उनको हम प्रथम श्रेणी के ऊंचाइयों में शामिल करेंगे। तो इसमें किसमें शामिल करेंगे? एक तो महाद्वीप और दूसरा महासागर। तो महाद्वीप के अंदर यदि आप देखें तो देखिए जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, और वैसे वैसे यानी हमने पहले भी अध्ययन किया था कि वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पृथ्वी के अंदर यानी इसका विभाजन हो रहा है। और अब यानी पिछले 2017 के बाद हम देखें तो पहले हम 7 महाद्वीपों का अध्ययन करते थे, अब 8वां महाद्वीप भी आ गया है, जलैंडिया। कौन सा? जलैंडिया, जो यानी न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वाला जो छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ पूरे यानी एक नए महाद्वीप की खोज हुई है, उसको कहा जाता है जलैंडिया महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 7 महाद्वीप कौन से हो गए? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इसके बाद एशिया, यूरोप और इधर ऑस्ट्रेलिया, और 7वां जलैंडिया, और ये अंटार्कटिका। तो ये 8 महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति में कौन कौन से बल लगे,
और उनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है, इनका विस्तार से जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, उसका निर्माण में लगने वाले जो बल हैं और उसकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है, उनका जो व्याख्यात्मक जो अध्ययन करेंगे वो हम यानी भूआकृतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के में प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंदर करेंगे। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंदर आगे हम अध्ययन करें तो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है, इनके निर्माण में पृथ्वी के अंतर्जात बलों का योगदान है, जिसमें महादेशज बल है और मुख्य रूप से और जैसे पृथ्वी का घूर्णन बल का भी इसमें योगदान है। तो इन महाद्वीप और महासागरों से संबंधित जो उच्चावच है, इसका अध्ययन प्रथम श्रेणी में करेंगे। अब हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच है, इसमें जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है महाद्वीप और महासागर, उसमें पृथ्वी का जो अंतर्जात बल लगा और उस अंतर्जात बल में यानी पर्वत निर्माणक बल भी लगा, महादेशज में बल लगा, लंबवत बल भी लगा, क्षैतिज बल भी लगा, और उन बलों के परिणाम स्वरूप जो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटियां, गर्त, ये जो उच्चावच बने उसको बेसिकली हम कहा जाता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण में कौन कौन से बल लगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितना लंबा समय लगा, और इसकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो परिकल्पनाएं आई, विभिन्न प्रकार के जो यानी इससे संबंधित हम देखना सिद्धांत आए, उन सिद्धांतों का, उन परिकल्पनाओं का, उनमें लगने वाले बल और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो यानी विभिन्न प्रकार के जो पर्वत हैं, चाहे वो वलित पर्वत हो, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पर्वत हो, या विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, उनका व्याख्यात्मक जो अध्ययन करेंगे वो हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंदर करेंगे। तो ये तो बेसिकली आ जाता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें, तीसरा आ जाता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच है, देखिए जो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच थे उसमें पृथ्वी के अंतर्जात बलों का योगदान था। इससे पूर्व हम जाएं तो मुख्य रूप से क्या है, अलग अलग महासागर निकल पाषाण की परिकल्पना देखें या वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत में देखें तो उसमें लगभग दोनों बलों का योगदान था। लेकिन जब अब हम देखेंगे तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं, जो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच बने, चाहे वो पर्वत बना, पठार बना, मैदान, भ्रंश, घाटियां, इन पर बनने के बाद इन पर वह अपक्षित प्लस अपर्दन, अपक्ष और अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो इन उच्चावचों का यानी अपर्दन होकर उनका परिवहन हुआ, उनका निक्षेपण की क्रियाएं हुई, और इनमें बहुत से बाह्य कारकों का योगदान था, जिसमें जैसे वायु है, वायु जब अपर्दन करेगी तो छत्रकशीला है, गारा है, हमारा है, जूजेन है, यारदान है, जैसी कई अपर्दनात्मक शिलाकृतियों का निर्माण होगा। जब वायु के मार्ग में अवरोध आएगा या वायु की गति अवरोधित होगी तो वहां जैसे बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप भी कई प्रकार के, लॉयस है, हेलबैक है, द्रास है, जैसे कई बालू का स्तूप बनेंगे। इसके अलावा हम देखना चाहें इसमें उर्मिक्षिन का भी निर्माण होगा, इसके अंदर या लोएस का भी निर्माण होगा। तो इस प्रकार चाहे वायु हो या मुख्य रूप से नदी, जब नदी चलती है तो अपने मार्ग के अंदर अपने पर्वतीय क्षेत्रों, पठारों, मैदानी भागों में बहेगी तो वहां अपर्दन भी करेगी, तो अपर्दनात्मक शिलाकृतियों का निर्माण होगा। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं
वी आकार की घाटी है, गोर्ज है, कैनियन है, जलप्रपात है, जैसे कई नदी विसर्प है, गोखू झील है का निर्माण होगा। इसी प्रकार नदी मार्ग में अवरोध आएगा तो नदी तटबंध का निर्माण होगा, बाढ़ का मैदान का निर्माण होगा, डेल्टा का निर्माण होगा, गुम्फित नदी का निर्माण होगा। तो इस प्रकार नदी के अपर्दन और निक्षेप क्रिया के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां हैं। ये भी हम तटीय श्रेणी के उच्चावचों के अंदर इसको शामिल करेंगे। इसके अलावा तीसरा फैक्टर देखना चाहिए, तटीय क्षेत्र है, समुद्र यानी पृथ्वी का यानी 71% भाग जलमंडल है, और जलमंडल के तटीय क्षेत्रों में जहाँ महाद्वीपीय मगन तट मिलते हैं या मगन ढाल होते हैं, वहां पर समुद्री लहरें आती है, ज्वार भाटा आता है। तो उसमें क्या होता है, ज्वार भाटा के समय समुद्री तटवर्ती लहरें अपने साथ कंकड़ पत्थर जो उनके औजार कहलाते हैं, उन औजारों के साथ उन पर अपर्दन होगा और अपर्दित मलबा को अपने तटों पर जमा करेगी। तो उसे तटीय लहरों के द्वारा अपर्दित और निक्षेपात्मक शिलाकृतियों का अध्ययन भी हम तटीय श्रेणी के उच्चावचों में करेंगे। जैसे तटीय क्लिफ है, तटीय कंदरा है, या मुख्य रूप से महराब है, चिमनी है, मुख्य सलेरी के नाम से भी जाना जाता है, या सागरी स्तंभ है, जैसी शिलाकृतियों का निर्माण होगा, या तरल दर्शित चबूतरे का निर्माण होगा, यानी निक्षेपात्मक शिलाकृतियों को भी इसी प्रकार इसमें यानी शामिल करेंगे, चाहे वो लघु निवेशिका इसके अंदर हो, या तरल निक्षेपित मैदान हो, या तलभाग इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसी प्रकार हम देखें यानी जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वह हिम की नदियां प्रवाहित होती है। तो हिम की नदियों के द्वारा जो अपर्दन और निक्षेप की क्रिया के द्वारा जो शिलाकृतियां बनेगी उनको हम हिम के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां, चाहे वो मुख्य रूप से यू आकार की घाटी हो, लटकती घाटी हो, या अन्य जो शिलाकृतियां हैं उनको या उनके द्वारा चाहे निक्षेपात्मक शिलाकृतियां, चाहे वो ड्रेनलिन हो, कैंटिन हो, हमक हो, इन सभी शिलाकृतियों को भी हम तटीय श्रेणी के उच्चावचों में शामिल करेंगे। इसी प्रकार से वर्षा का जल होता है चूना प्रधान प्रदेश में, जब गोलीकरण की क्रिया के द्वारा, अपर्दन की क्रिया के द्वारा, निक्षेप की क्रिया के द्वारा जो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक शिलाकृतियां निर्मित होगी तो उनको भी तटीय श्रेणी के उच्चावचों के अंदर शामिल करेंगे। जैसे तटीय मुख्य रूप से हम देखना चाहें चूना प्रधान प्रदेश में वर्षा के जल के द्वारा निर्मित शिलाकृतियों का अध्ययन करना चाहे वो आपको यानी रंध्र हो, घोल रंध्र हो, डोलाइन हो, या घोल पटल जैसी शिलाकृतियां हो, या पोनार इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार की निक्षेपात्मक शिलाकृतियां हैं किसके द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा चूना प्रधान प्रदेश में जो निर्मित होंगे, जिसके अंदर हम यानी कंदरा स्तंभ हो, चाहे स्टैलेक्टाइट हो, चाहे स्टैलेमाइट हो, या गुफा स्तंभ के अंदर, या ड्रेप्टोन को भी इसके अंदर शामिल करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो तटीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं, इन उच्चावचों के अंदर बेसिकली जो पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, वृक्ष, घाटियां, इन पर क्या होता है यानी बाह्य कारक, और बाह्य कारक कौन से, वायु, शुष्क और शुष्क क्षेत्र में वायु बहेगी तो वह अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक कार्य करेगी, तो उन शिलाकृतियों को तटीय श्रेणी में शामिल करेंगे। इसी प्रकार समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या बहेगी, समुद्री लहर, और उन लहरों के द्वारा अपर्दन और निक्षेप क्रिया के द्वारा निर्मित शिलाकृतियों को भी तटीय श्रेणी के उच्चावचों में शामिल करेंगे। इसी प्रकार ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिम की नदियां बहेंगी तो वो कार्य करेगी। नदियां भी मुख्य रूप से पर्वत, पठार, मैदानों से बहती हुई अपर्दन और निक्षेप करेगी तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार यानी वर्षा जल के द्वारा जो अपर्दन निक्षेप क्रिया के द्वारा जो निर्मित शिलाकृतियां हैं उनका विस्तार से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति से संबंधित कई प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं, उन कॉन्सेप्टों का उन सिद्धांतों का व्याख्यात्मक अध्ययन भूआकृतिक विज्ञान में किया जाता है। और जैसे जैसे यानी समय गुजर रहा है भूआकृतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंदर विस्तार हो रहा है।
तो कहने का तात्पर्य भूआकृतिक विज्ञान एक विस्तृत, व्यापक और सजीव विषय है जिसकी उत्पत्ति भौतिक भूगोल की एक शाखा से हुई है। और इसके अंदर भूआकृतिक विज्ञान के अंदर न केवल बाह्य ऊंचाई बल्कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले जो बल है, उन बलों के परिणाम स्वरूप उनका उत्पत्ति कैसे हुई, उनका उससे उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का व्याख्यात्मक अध्ययन इस भूआकृतिक विज्ञान के अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार मेरा कहने का तात्पर्य आज हमारा जो सिंपल सा टॉपिक है भूआकृतिक विज्ञान, और भूआकृतिक विज्ञान में आज हमने मुख्य रूप से इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और विषय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन किया। तो मैं उन तमाम एमए प्री के जो नव विद्यार्थी है उससे अनुरोध करता हूं कि भूआकृतिक विज्ञान का सिलेबस इससे पूर्व मैंने वीडियो में डाल दिया है, तो आप उन सिलेबस को लीजिए और एक एक टॉपिक का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। यानी जब तक यानी कोरोना काल अवधि के अंदर क्लासों नहीं लगती है तब तक अपनी ऑनलाइन क्लासें कंटिन्यू प्रोसेस में लगती रहेगी। हालांकि इससे पूर्व भी भूआकृतिक विज्ञान की वीडियो मैंने डाले हैं, लेकिन अब नए सिरे से भूआकृतिक विज्ञान का हम सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो इससे मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र एडमिशन लेकर आप इन ऑनलाइन क्लासेस का आनंद उठाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।